नमस्कार साथियों, क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का आज ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सिस्टमेटिक देख सकते हो। इसके अलावा साथियों, आप धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ से आपको नोट्स मिल सकते हैं, वहाँ से आपको अदर वीडियोज़ भी समय समय पर डाउनलोड किए जाएंगे। मतलब कुछ स्टडी वहाँ पर भी आपको करने को मिलेगी धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स एप्लीकेशन पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और साथियों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा आज बात करते हैं अपन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन साहब परमाणु के बारे में क्या क्या बातें बता गए, कौन कौन सी परिकल्पनाएं दी डाल्टन साहब ने, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो जॉन डाल्टन 1808 ने द्रव्य की संरचना और परमाणु संबंधी विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किए, जिसे जॉन डाल्टन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पहली बात क्या बताई जॉन डाल्टन साहब ने, सबसे पहली बात नोट कीजिए, प्रत्येक द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जैसे कि कोई यहाँ पर द्रव्य है और इस द्रव्य के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या कहलाएंगे बेटा जी, छोटे छोटे पार्टिकल उसके क्या कहलाएंगे, परमाणु कहलाएंगे। जो परमाणु जो होता है, परमाणु जो पार्टिकल है वो क्या है, अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब छोटे से छोटा पार्टिकल मान लिया है, मतलब टूट गए तो और पार्टिकल बन गए, तो परमाणु कहा ही किसको, छोटे से छोटे पार्टिकल को। तो डाल्टन साहब ने कह दिया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है और विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। नोट कीजिए परमाणु के बारे में, जो भी एक ही तत्व है, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब जैसे कि मैं बात करूँ कि नाइट्रोजन में सभी जो परमाणु होंगे वो नाइट्रोजन के होंगे, कार्बन में सभी परमाणु किसके होंगे, कार्बन के होंगे। मतलब अलग अलग नेचर होता है। ऐसा नहीं कि परमाणु जो सभी परमाणु का इसके परमाणु और इसके परमाणु अलग अलग प्रकार के होंगे, ऐसे नहीं कि इसके परमाणु सेम टाइप के होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं, दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। समझ में आ गया, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं, परंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का भार भिन्न भिन्न होता है। जैसे भिन्न भिन्न तत्व हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, अलग अलग एलिमेंट्स हो गए आपके पास। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का भार भिन्न भिन्न होता है और उनके अणु भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में संयुक्त होते हैं और यौगिक परमाणु बनाते हैं। परमाणु छोटी छोटी संख्याओं में क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं और यौगिक परमाणु बनाते हैं। यौगिक परमाणु एक तरह से उसको कह सकते हैं आप आधुनिक अणु। परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। परमाणु को न तो अलग से स्पेशली पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं। भाई साहब परमाणु की डेफिनेशन आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए चाहो तो यह किसी तत्व का वहाँ छोटे से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। किस में नहीं रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। देखिए जैसे कि अपन मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु, ये क्या बन गया, N2 बन गया। क्या बन गया भैया, N2 बन गया। तो जो परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, वो बहुत जल्दी क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल बना लेंगे, अणु का निर्माण कर लेंगे। तो क्या बात बताई कि यह किसी तत्व का वहाँ छोटे से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। H+H क्या बन गया भैया, ये H2। इनको क्या कहेंगे, ये परमाणु है हाइड्रोजन का, ये भैया परमाणु है, और परमाणु से क्या बनना, इसको क्या कहा अपनों ने, अणु। परमाणु से मिलकर क्या बनता है बेटा, अणु। कभी कभी मैं बच्चों से डेफिनेशन पूछता हूँ कि अणु परमाणु किससे मिलकर बनता है, तो बता देते हैं अणु से मिलकर बना होता है। नहीं, अणु जो है परमाणु से मिलकर बनता है। और परमाणु के जो मेन पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के मेन पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आया। चलिए अब बात करें अणु की, तो ये है अणु और ये है परमाणु।
तो किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो परमाणु है, परमाणु क्या बना लेंगे, मालिक्यूल बना लेंगे। लेकिन जो मालिक्यूल्स हैं, है ना, मालिक्यूल, अणु को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। मालिक्यूल जो हैं इसको कहते हैं एटम, परमाणु को क्या कहते हैं, एटम। तो जो मालिक्यूल्स जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु क्या करेगा, आपस में मिलकर अणु बना लेगा। तो किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहेंगे, अणु कहते हैं। समझ में आया। अणु किससे मिलकर बनता है, परमाणुओं से मिलकर बनता है। अणु परमाणु से मिलकर बनता है। अब मेरी बात सुनना, यदि मैं कहूँ कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये बन गया आपके पास H2, तो समान परमाणु से मिलकर बना है अणु, तो उसे कहेंगे समपरमाणविक अणु। क्या कहोगे आप, समपरमाणविक अणु। नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर क्या बना है आपका ये N2, तो इसे कहेंगे समपरमाणविक अणु। अगर आपका जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर ये बन रहा है बेटा H2O, तो इसको कहेंगे अपन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर H2O, विषम परमाणविक अणु। विषम परमाणविक मतलब अलग अलग परमाणुओं से मिलकर अणु बना है। तो ये है समपरमाणविक अणु, H2, N2, O2, P4, है ना। मतलब फास्फोरस के एक अणु में 4 फास्फोरस के परमाणु हैं, सल्फर के एक अणु में 8 सल्फर के परमाणु हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु। यौगिक के अणु या विषम परमाणुओं के अणु जैसे H2O, NH3, CH4 एटसेट्रा, है ना। एक परमाणु अणु भी होते हैं, जो परमाणु भी वही हैं और अणु भी है, उनकी दुनिया वही है केमिस्ट्री में। चलिए, हीलियम, नियान, आर्गन, इन भाई साहब की क्या है, अणु के रूप में कहो तो यही है, परमाणु भी यही है, इनकी दुनिया ये है। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, इनको क्या कहते हैं, अक्रिय गैसों को, अक्रिय गैसें कहते हैं इनको। ये एक परमाणविक अणु है। क्या है, एक परमाणविक अणु। जैसे हाइड्रोजन H2 द्विपरमाणविक अणु, नाइट्रोजन द्विपरमाणविक अणु, ये क्या है, द्विपरमाणु अणु। P4 क्या है, चतुष्परमाणविक अणु। P4 अष्ट परमाणविक अणु ऐसे। तो ये है एक परमाणु अणु, अकेला है। हीलियम, नियान, आर्गन ये जो है एक परमाणु अणु होते हैं। तो अणु के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया ना, एक परमाणु अणु, समपरमाणविक अणु, विषम परमाणविक अणु। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है, जय हो। आगे बात करते हैं। अब बात करें कि अणु और परमाणु में अंतर क्या है। तो अणु और परमाणु के बारे में सामान्य परिचय तो ये हो गया कि परमाणु क्या होता है भैया, अणु क्या होता है। अब इनमें जो है डिफरेंट क्या है, जो बातें बोली वही वापस डिफरेंस में लिख लीजिएगा। पहली बात क्या लिखोगे कि यह द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, अणु। और ये भाई साहब जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। यह किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्या कहते हैं उसको, परमाणु। दूसरा पॉइंट आ रहा भाई साहब, यह रासायनिक अभिक्रिया में प्रायः भाग नहीं लेता है। ठीक है, अणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्योंकि अणु से क्या होगा, वो अणु टूटेगा और परमाणु बनेंगे, तभी जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले पाएगा। तो यह रासायनिक अभिक्रिया में प्रायः भाग नहीं लेता है, और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कौन भाई साहब, परमाणु। यह रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु में विभाजित होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पहले किसमें होगा, परमाणु में विभाजित होगा, फिर वो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, फिर वो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो यह रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु में विभाजित हो जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में, अगला पॉइंट सॉरी, यह रासायनिक अभिक्रिया में प्रायः भाग नहीं लेता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कौन, परमाणु। यह रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु में विभाजित हो जाता है, यह विभाजित नहीं होता है बेटा। अकेला तो है, जैसे हाइड्रोजन है अकेला है, और क्या विभाजित करोगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये भाई साहब विभाजित नहीं होते हैं। समझ में आ गया, परमाणु विभाजित नहीं होता है, और रासायनिक अभिक्रिया में अणु किसमें विभाजित होता है, परमाणु में। चलिए, यह एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सूक्ष्मतम कण है बेटा, छोटे से छोटा कण है। और ये जो है क्या है, एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे कि H2 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है, P4 4 फास्फोरस परमाणु से मिलकर P4 बना है। तो समझ में आ गई मेरी बात। तो ये चारों जो हैं डिफरेंट याद हो गए होंगे आपको, लिखते लिखते याद हो जाए। टिंग टड़ांग टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी डिफिनेशन से मतलब
एक लेवल से पढ़ाया जा रहा है आपको, ताकि जो है बच्चे आसानी से समझ पाए। चलिए अगली बात करते हैं। हम बात करें परमाणु द्रव्यमान की। किसकी बात करें? परमाणु द्रव्यमान की। तो बेटा हर एक में जो है कोई भी एटम की बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन 1H1 लिखा, कार्बन के लिए 612 लिखा, नाइट्रोजन के लिए 714 लिख रहा हूँ। तो जब आप आवर्त सारणी देखोगे ना, अब थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करना चालू करो, इमेजिनेशन करना चालू करो। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उस पीरियोडिक टेबल में आपको परमाणु क्रमांक भी लिखा हुआ दिखेगा हर एक एलिमेंट का, और परमाणु द्रव्यमान भी लिखा हुआ दिखेगा। मेरी बात समझे आप? परमाणु द्रव्यमान भी लिखा हुआ दिखेगा। तो जैसे कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है बेटा जी, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितनों में? वो होता है 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ठीक है, हर एक एलिमेंट का क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। मतलब मेरी बात समझना, कार्बन प्रकृति में आसानी से अवेलेबल होता है, कार्बन प्रकृति में प्रचुरता से पाया जाता है। अब कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान देखा वो कितना देखा? 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। अब किसी का भी परमाणु द्रव्यमान देखना है तो कार्बन 12 के 1/12 भाग कर लिए, और कार्बन 12 के 1/12 भाग से कोई जितने गुना भारी है वो उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। सिंपल बात है। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से जो जितना गुना भारी होगा वो उसका क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। यही बात लिखी हुई है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है, कितने गुना भारी है। ठीक है, कार्बन 12 के 1/12 भाग से जितने गुना भारी होगा वो उसका क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन का क्या है? 1 है, तो कार्बन 12 के 1/12 भाग के बराबर है ये परमाणु द्रव्यमान 1 आ रहा। तो और जैसे इसका 14 है परमाणु द्रव्यमान, तो कार्बन 12 के 1/12 भाग से 14 गुना भारी हो गया, तो इसलिए ये जो है इसका क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। मेरी बात सुनना, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। परमाणु द्रव्यमान निकालना आपको, तो तत्व के एक परमाणु को द्रव्यमान लिखो बटे 1/12 गुणित कार्बन 12 के एक परमाणु को द्रव्यमान, ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा आपका। देखिए, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक को AMU में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या है? AMU। एक AMU बराबर 1/12 गुणित मास ऑफ कार्बन 612 एटम। एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1/12 गुणित मास ऑफ कार्बन 612। कार्बन 12 आइसोटोप के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन 12 आइसोटोप के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है? 1 × 9924 × 10⁻23 ग्राम निकाला गया। तो एक AMU बराबर कितना हो जाएगा? 1.9924 × 10⁻23 बटे कितना हो जाएगा? 12। तो ये निकल जाएगा 1.660 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो 1.660 × 10⁻24 ग्राम को AMU का ग्राम तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? AMU का ग्राम तुल्यांक कहते हैं। ये तो होगी सामान्य चर्चा परमाणु द्रव्यमान के बारे में बेटा जी, और मेरे हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हाइड्रोजन का जो अपेक्षित द्रव्यमान है वो कितना मिल रहा है बेटा अपने को? एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का अपेक्षित द्रव्यमान कितना मिला अपने को? ये मिला भाई साहब अपने को हाइड्रोजन का अपेक्षित द्रव्यमान 1.008 AMU मिला अपने को। ठीक है, 1.008 मिला। हाइड्रोजन का अपेक्षित द्रव्यमान कितना मिला? 1.008। ठीक है बेटा, 1.008 जो इसके बराबर लगभग। ऑक्सीजन का 16 AMU है,
इसका अर्थ यह है कि हाइड्रोजन का परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना है, 1.008 गुना भारी है। कितना गुना भारी है? हाइड्रोजन का अपेक्षित द्रव्यमान कितना है, 1.008। इसका और ऑक्सीजन का 16 AMU है। तो इसका अर्थ यह है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना 1.008 गुना भारी है, तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से 16 गुना भारी है। कितने गुना भारी है? 16 गुना भारी है। ये बात है, नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो जब परमाणु द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त किए जाते हैं तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, जब परमाणु द्रव्यमान कोई किसमें ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात किसी तत्व का ग्राम में वह द्रव्यमान जो उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 तथा हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो गया वापस। मतलब तत्व के ग्राम परमाणु की संख्या बराबर तत्व का भार बटे तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम परमाणु अर्थात 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में उस तत्व के कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम परमाणु अर्थात 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में उस तत्व के कितने परमाणु होंगे, उस तत्व के 6.023 × 10⁻23 परमाणु होंगे। और 6.023 × 10⁻23 इसी को कहा जाता है एवोगाड्रो संख्या। क्या कहा जाता है? एवोगाड्रो संख्या। अब बात करें औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान, कुछ औसत निकाला जाता है। अब औसत परमाणु द्रव्यमान की क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे कोई एलिमेंट्स हैं, उसके अलग अलग अपने को परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपने को क्या निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपके सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, अब औसत निकाल के आपके परसेंटेज बन जाते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग आइसोटोप्स हैं, तो उन आइसोटोप्स को कितने आइसोटोप्स हैं उनका भाग दे दिया जाता है, जितने आइसोटोप्स हैं उस हिसाब से, और एवरेज निकाला जाता है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान, तो देखिए आप, जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल जाते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप, कितने आइसोटोप में तो समस्या नहीं, कितने 2 हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः एक का तो कितना 35 है और एक का कितना 37 है। तथा ये प्रकृति में क्रमशः कौन कितने अनुपात में पाए जाते हैं, 3:1 में पाए जाते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, एक का 35 है, एक का 37 है परमाणु द्रव्यमान, और ये किस रेशियो में पाए जाते, 3:1। तो 35 × 3 + 37 × 1 बटे टोटल कितना हो गया, 3 और 1 कितना 4 लिख दिया, 3 + 1 4 लिख दिया। टोटल कितना आ गया 142/4। मतलब औसत जो होगा, औसत परमाणु द्रव्यमान कितना निकल गया 35.5। क्लोरीन की अलग अलग समस्या नहीं है, एक का तो 35 है और एक क्लोरीन का क्या है 37 है। ठीक है, ये प्रकृति में 3:1 में पाए जाते हैं। तो यदि औसत निकालेंगे अपन क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान तो कितना निकलेगा 35.5 निकलेगा। इसे औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, मतलब क्लोरीन जो है, क्लोरीन परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से 35.5 गुना भारी है। ये बात है, समझ में आया। अब बात करें ग्राम आणविक द्रव्यमान। किसकी बात करें, ग्राम आणविक द्रव्यमान। जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 2 और ग्राम आणविक द्रव्यमान 2 ग्राम है। जल का आणविक द्रव्यमान 18 है। मेरी बात सुनिएगा, जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे जल में बात करें, है ना, जल का आणविक द्रव्यमान जैसे हाइड्रोजन है H2, तो ये अणु है, अणु की बात कर रहे हैं, परमाणु की बात करें। जब परमाणु की बात कर रहे थे तो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना था, 1 था। अब H2 हो गया, क्या है तो H, ये H2, तो हाइड्रोजन का परमाणु H2 दो मॉलिक्यूल बन गई है, तो इसका जो कितना होगा 2 होगा। H2 के लिए बात कर रहे हैं।
तो जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। हाइड्रोजन H2 का आणविक द्रव्यमान 2 है, 2, और ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 2 ग्राम होगा। जल का आणविक द्रव्यमान, जल मतलब H2O, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18। तो जल का आणविक द्रव्यमान बेटा मिलेगा आपको 18 मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको पेरियोडिक टेबल में परमाणु द्रव्यमान जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है। जैसे H2O में बात करें तो 2 हो गए, 2 + 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 16 होता। तो परमाणु द्रव्यमान अगर आपस में मिल गए, है ना, H2O ये अणु बन गया, तो ये क्या हो गया, 16 और 2 18। तो इसको क्या कह दिया आपने, आणविक द्रव्यमान कह दिया, क्या फर्क पड़ गया। तो जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 2 और ग्राम आणविक द्रव्यमान 2 ग्राम, जल का आणविक द्रव्यमान कितना, 18। अब बात करते हैं एवोगैड्रो का नियम। तो एवोगैड्रो के नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। एवोगैड्रो के नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। समझना आप, एवोगैड्रो के नियम के अनुसार समान ताप, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अलग अलग गैसें है ना, समस्त गैसों के समान आयतन, अगर आयतन सेम है तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होती है। बाद में उन्होंने गैसों के आयतन में द्रव्यमान के संबंध बनाते हुए एक संख्या दी जिसे क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। उस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। और भैया एवोगैड्रो संख्या के बारे में ये बात आई, एवोगैड्रो संख्या क्या होती है, एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो संख्या बेटा 6.023 × 10⁻23 है ना, 6.023 × 10⁻23 बेटा इसको कहते हैं एवोगैड्रो संख्या। तो 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम आयन में उपस्थित क्रमशः परमाणु अणु आयनों की संख्या को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। और एवोगैड्रो संख्या को कैपिटल N से निरूपित किया जाता है। इसका मान 6.023 × 10⁻23 होते हैं एवोगैड्रो संख्या। मतलब अपन कभी दर्जन की बात करते हैं तो 1 दर्जन मतलब 12 केले, 12 एप्पल। 1 दर्जन एप्पल देना मतलब 12 एप्पल दे देगा। 1 दर्जन कॉपी देना मतलब 12 कॉपी उठा के दे देगा। ऐसे ही यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या है, मतलब मोल है, मोल 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन मतलब उसमें इतने क्या होंगे, परमाणु होंगे, 6.023 × 10⁻23 परमाणु। अगर मैं कहूँ कि 1 ग्राम अणु ऑक्सीजन तो 6.023 × 10⁻23 अणु होंगे। अगर मैं कहूँ कि 1 ग्राम आयन सोडियम तो उस कंडीशन में कितने आयन होंगे, 6.023 × 10⁻23 आयन होंगे उस कंडीशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बढ़िया सा टॉपिक है मोल संकल्पना, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।